जय हिंद। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में से 100% परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बिना भगाए हुए पूरा अंत तक देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आपको उसका लाभ मिल सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। मेरे बच्चों, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम अजात शत्रु ने किया था। मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ए, अजात शत्रु, जो कि हर्यक वंश का शासक था और बिंबिसार का पुत्र था। ये याद रखिएगा, अजात शत्रु किस वंश का शासक था, तो हर्यक वंश का था। किसका पुत्र था, तो बिंबिसार का पुत्र था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। मेरे प्यारे बच्चों, जो जीवक वैद्य थे वह हर्यक वंश के काल में थे। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, हर्यक वंश। आगे देखते हैं बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन बच्चों, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा रुद्र दामन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। रुद्र दामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत खुद अपने पैसे से कराया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की। यानी कि पाटलिपुत्र जो नगर है उसकी स्थापना उदयन ने किन नदी के संगम पर किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर किया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हूणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, स्कंदगुप्त। यानी कि स्कंदगुप्त ने हूणों को एशिया में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में परास्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा स्कंदगुप्त। याद रखिएगा, स्कंदगुप्त। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। यानी कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेपोलियन। इसको यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है। आगे तो मेरे प्यारे बच्चों, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। यानी कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, प्रभावती गुप्ता। इनके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, भूमि अनुदान से संबंधित सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। यानी कि भूमि अनुदान से संबंधित सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण किस वंश का है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन काल। यानी कि सातवाहन वंश। जो प्रभावती गुप्ता थी वो सातवाहन वंश की ही थी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सातवाहन वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा एरण। एरण हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। सती प्रथा का 510 ईस्वी में यहीं से साक्ष्य मिला है। तो इसका आंसर है बच्चों मेरा एरण, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। यानी किस शिलालेख में पता चलता है कि अशोक ने कलिंग को जीता था।
मेरे प्यारे बच्चों, इसका पता चलता है 13वें अभिलेख से, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 13वें अभिलेख। आगे देखते हैं, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक को इतिहास शलाध्याय का प्रयास किया है? किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास शलाध्याय प्रयास किया है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, देवदत्त रामकृष्ण। देवदत्त रामकृष्ण, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? इनके निम्न में से कौन सी कला मौर्य काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? इसमें से सब जानते हैं बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्तंभ। देखिए, मौर्य काल के नमूनों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है स्तंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इंडिका की रचना किसने की? यानी कि इंडिका किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए बी सही हो जाएगा, मेगास्थनीज। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? यानी कि प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो इसका आंसर हमारा बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? यानी गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इसका आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फाहियान। यह गुप्त काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? यानी कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। इसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है क्योंकि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में ही चलाए गए थे। सोने के सिक्के याद रखिएगा, पूछता है सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? तो गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अशोक किस वंश का शासक था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश का शासक था, जो कि तीसरा शासक था। इसका पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा था बिंदुसार, तीसरा था अशोक। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौटिल्य की कृति है, यानी कि निम्न में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कौटिल्य की कृति निम्न में से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो सही हो जाएगा, अर्थशास्त्र। यानी कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। यानी कि इन्हीं को चाणक्य भी बोला जाता है, इन्हीं को कौटिल्य भी बोला जाता है, इन्हीं को विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। अगर पूछे कि विष्णुगुप्त की या चाणक्य की कौन सी कृति है, तो अर्थशास्त्र हो जाएगा, क्योंकि कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों इन्हीं का नाम है, कौटिल्य का ही तीनों नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? यानी कि मेगास्थनीज जो है भारत में किसके दरबार में आया था? मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, यानी कि समुद्रगुप्त की जानकारी निम्न में से किस अभिलेख में से होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग प्रशस्ति। इस प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? मेरे प्यारे बच्चों, इससे ऊपर भी हमने पढ़ चुका है कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था। हमने पहले क्वेश्चन देखा था, अब क्वेश्चन आया है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो मेरे प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था।
किसने किया था? उदयन ने किया था, जो हर्यक वंश का शासक था। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? यानी कि नवरत्न जो थे निम्न में से किस शासक के दरबार में रहते थे? मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है, यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। यानी जो अभिज्ञान शकुंतलम है वो कालिदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। आ जाएगा बच्चों समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? देखिए, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। देखिए, अभिलेख लिखवाने की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य के नाती अशोक ने किया था, जो बिंदुसार के पुत्र थे और मौर्य वंश के शासक थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? यानी किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है या कहा गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कथन ए है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। कथन आर है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो इसमें ऑप्शन दिया बच्चों, ऑप्शन नंबर है ए, आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी है ए, आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ये भी दिया है। अगला ऑप्शन दिया मेरे बच्चों, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए, आर दोनों ही सही है जबकि आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। फिर से दिया है कथन, मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत गया। कथन आर है, मेगास्थनीज ग्रीक था। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर अ है, ए, आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है। बी नंबर ऑप्शन है, ए, आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर डी है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। क्या है? ए क्या है? असत्य है परंतु आर क्या है? सत्य है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से जो दिया है ए, मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में था, ये बिल्कुल गलत है, वह उसके दरबार में नहीं आया था। लेकिन मेगास्थनीज ग्रीक था, ये सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? गलत है और ऑप्शन नंबर जो आर है, जो कथन आर है वो सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? यानी कि मौर्य साल में टकसाल के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो मेरे प्यारे बच्चों, मौर्य काल में टकसाल का जो प्रधान था उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाए हमारा ऑप्शन नंबर डी, लक्षणाध्यक्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पतंजलि है उसके महाभाष्य से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मौर्य काल। आगे बढ़ते हैं बच्चों। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? यानी कि धम्म महामात्र थे, उनको किस राजा ने नियुक्त किया था? तो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अशोक। यानी कि अशोक ने धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था। अशोक एक धर्म जो था अपनाया था, उसका नाम था बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य वंश। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? यानी कि एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसको किस राजवंश ने निर्मित कराया था? मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कि एलोरा की जो कैलाश मंदिर है उसको किस राजवंश ने बनवाया था। देखते हैं कितने लोगों का कमेंट में आंसर सही होता है। तो इसका आंसर कमेंट में करें बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मेरे प्यारे बच्चों, 16 जो महाजनपद थे उनमें से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो हमारा मगध था। यानी कि मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? मेरे प्यारे बच्चों, पुराणों की संख्या 18 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 18। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? यानी कि अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हम ऊपर भी दे चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। अर्थशास्त्र को जो लेखक है कौटिल्य है। इस कौटिल्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है एवं विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। यानी कि वज्जी हो जो है उसको सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है। क्या कहा गया बच्चों? गणतंत्र। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गणतंत्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जनपद का शाब्दिक अर्थ है। यानी कि जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसी को जनपद कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। यानी कि पंच चिन्ह वाले जो सिक्के हैं वह किस धातु के बने होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, वह बने होते हैं चांदी और तांबे दोनों के। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब और स दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। यानी कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस राजा ने किया था? मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर ही बता चुके हैं, इसका आंसर हम फिर बता रहे हैं। पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है उदयभद्र द्वारा किया गया है। उदयभद्र, यानी कि उदायन को ही उदयभद्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा, उसका नाम उदयभद्र भी दे सकता है। कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयभद्र। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उदयभद्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्योंकि तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय है। देखते हैं अगला क्वेश्चन,
मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? यानी कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? यानी कि कनिष्क को गद्दी पर कब बैठाया गया था मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मेरे प्यारे बच्चों, मौर्य साम्राज्य का प्रथम जो शासक था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। यह पहला शासक था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और मौर्य वंश का जो दूसरा शासक था वह था बिंदुसार। जो तीसरा शासक था वह था अशोक। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? तो अशोक था, दूसरा बिंदुसार था, पहला चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की है। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन था? मेरे प्यारे बच्चों, जो मेगास्थनीज जो है एक राजदूत था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, राजदूत। मेगास्थनीज एक राजदूत था। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, धम्म की शुरुआत किसने की थी? यानी कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? मेरे प्यारे बच्चों, मौर्य साम्राज्य का जो तीसरा शासक था वह कौन था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर हम पहले ही बता चुके हैं, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो उसको लाइक कर लें, कमेंट कर लें एवं शेयर कर लें, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है बच्चों, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तीसरे चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।